नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आर्य न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे राजनीति से आ रही बड़ी खबर के बारे में। 2 दिवसीय दौरे पर हैं प्रियंका गांधी। वाड्रा रायबरेली दौरा 12 से 13 सितंबर को रहेगा प्रियंका का रायबरेली दौरा, और इसके साथ साथ चुरुआ बॉर्डर से भुएमऊ तक स्वागत कार्यक्रम जो है वो किया जाएगा। जिला कांग्रेस कमेटी में बैठक भी करेंगी प्रियंका गांधी वाड्रा। ब्लॉक अध्यक्ष, न्याय पंचायत अध्यक्ष के साथ बैठक करेंगी। आपको बताते चले, उत्तर प्रदेश के प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा, कांग्रेस की उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा का 2 दिवसीय जो दौरा है वो उत्तर प्रदेश का होने वाला। रायबरेली जाएंगी सबसे पहले और उसके बाद अन्य क्षेत्रों में जाएंगी और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगी। जाकर के चुनावी रणक्षेत्र में सीधे सारी राजनीतिक पार्टियां उतर रही हैं और बिगुल फूंक रही हैं। 2022 में जो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसको देखते हुए कार्यकर्ताओं को भी पूरी तरीके से तैयार रहने के लिए यहां पर कहा जा रहा है। प्रियंका गांधी वाड्रा अपने 2 दिवसीय दौरे में चुरुआ बॉर्डर से भुएमुआ तक स्वागत कार्यक्रम किया जाएगा। प्रियंका गांधी वाड्रा का रायबरेली से इसकी शुरुआत होगी। जिला कांग्रेस कमेटी में हालांकि बैठक भी करेंगी प्रियंका गांधी वाड्रा। लखनऊ से ही एक और बड़ी खबर आ रही है। यूपी बीजेपी का बूथ दिवस अभियान आज है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा संबोधित करेंगे। शाम 3 बजे के आसपास वर्चुअली संबोधन होगा नड्डा का, और शक्ति केंद्रों पर एकत्रित होकर कार्यकर्ता जो है उनके संबोधन को सुन सकते हैं। लगभग 2000 से ज्यादा जो है, आपको बताते चले, जगहों पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एक स्थान पर जाकर के वहां पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और उसी स्थान से सारे स्थानों का वर्चुअली जो है वहां पर प्रसारण किया जाएगा। वर्चुअली जो संबोधन है वो जेपी नड्डा का होगा, कार्यकर्ता उन्हें सुन सकते हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए बिगुल फूंकने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। एक और बड़ी खबर रफ्तार के कहर से जुड़ी हुई आ रही है। यमुना एक्सप्रेस वे पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार कैंटर ने खड़ी कार में टक्कर मार दी है। चालक की मौत हो गई है। बच्चे समेत 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। गंभीर हालातों में आपको बताते चले अस्पताल में भर्ती कराया गया है घायलों को। दनकौर थाना क्षेत्र के यमुना एक्सप्रेस वे की ये पूरी घटना है जहां पर बड़ा हादसा हुआ है। आपको बताते चले, तेज रफ्तार टैंकर ने टक्कर मार दी। 5 लोग गंभीर रूप से घायल बताए हैं। बच्चे समेत 5 लोग गंभीर रूप से घायल है। घायलों को त्वरित अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उनका इलाज चल रहा है। बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, बड़ी और दुखद खबर है यमुना एक्सप्रेसवे से जुड़ी हुई, आप तक पहुंचा रहे हैं। यमुना एक्सप्रेसवे की दनकौर थाना क्षेत्र की ये घटना जहां पर दुखद हादसा हो गया है। टैंकर ने, तेज रफ्तार टैंकर ने, अनियंत्रित टैंकर था, उसने टक्कर मार दी है, आपको बताते चले, जिसकी वजह से बच्चे समेत 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहली 2+2 वार्ता यानी दोनों देशों के रक्षा और विदेश मंत्रियों की आज संयुक्त बैठक नई दिल्ली में आयोजित हो रही है। इस महत्वपूर्ण वार्ता में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भारत के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। वहीं ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री मैरिसे पायने और रक्षा मंत्री पीटर ड्यूटन भी इस बैठक के लिए भारत पहुंच रहे हैं। साथ ही इस बैठक में दोनों पक्षों से रक्षा और विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हैं। महत्वपूर्ण यह है कि 4 जून 2020 को भारत और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्रियों के बीच हुई वर्चुअल शिखर बैठक के दौरान दोनों देशों ने द्विपक्षीय रिश्तों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर ले जाने का फैसला किया। दोनों देशों के बीच हो रही पहली 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता इसी निर्णय की कड़ी है। आज होने वाली बैठक के एजेंडे में साझा हित के द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर बात होगी। इस बैठक का एक अहम मुद्दा अफगानिस्तान संकट भी है, जिसको लेकर दोनों पक्षों की साझा चिंताएं हैं। ऑस्ट्रेलिया के सैनिक जहां अफगानिस्तान में तैनात थे, वहीं भारत ने वहां कई विकास परियोजनाओं के लिए लाखों डॉलर का निवेश किया। हालांकि तालिबानी निजाम के आने से दोनों ही देशों के लिए समीकरण अब बदल गए। ऑस्ट्रेलिया तालिबानी कैबिनेट में सिराजुद्दीन हक्कानी समेत आतंकी चेहरों को शामिल किए जाने को लेकर नाखुश है। वहीं महिलाओं, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की अनदेखी को लेकर भी अपने असंतोष का इजहार कर चुका है।
कोरोना वायरस की बात कर लेते हैं। देश में अब बड़ी संख्या में जानलेवा कोरोना वायरस के नए मामले सामने आ रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटों की बात करें तो 33,376 नए मामले आए हैं। वहीं 308 लोगों ने संक्रमित होकर जान गंवा दी। आपको बताते चले, देश में आज कोरोना की स्थिति भयावह होती जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों में 32,198 लोग ठीक हुए हैं, जिसके बाद ठीक होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर अब 3,23,76,497। वहीं अब एक्टिव केसेस घटकर जो है वो 3,91,516 हो गई। आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना के अब तक 3,32,08,330 केसेस सामने आए हैं, जिनमें से अब तक 4,42,317 लोगों की मौत हो गई है। वहीं देश में पिछले दिन कोरोना वैक्सीन की 65,27,175 डोजेस दी गई, जिसके बाद टीकाकरण का कुल आंकड़ा जो है वो 73,05,89,688 पर पहुंच गया। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने बताया है कि भारत में कल कोरोना वायरस के लिए 15,92,135 सैंपल टेस्ट किए गए, जिसके बाद कल तक कुल, आपको बताते चले, जो आंकड़ा था वो 54,1,96,989 सैंपल टेस्ट किए गए। बताते चले कि देश के सभी राज्यों की तुलना में दक्षिण राज्य केरल में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए जा रहे हैं। केरल में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 25,010 नए मामले सामने आए। वहीं 177 लोगों की मौत हो गई। तो करनाल में किसानों के धरने का आज 5वां दिन। आगे की कार्य योजनाओं तय करने के लिए किसान नेता आज बैठक करेंगे। इस बीच प्रशासन से किसानों की 3 राउंड की बातचीत बेनतीजा रही है। किसान नेताओं का कहना है कि किसान लाठीचार्ज की घटना से बेहद आक्रोशित है। ऐसे में आज दोपहर 3 बजे किसान नेता धरने को लेकर आगे की रणनीति जो है उसे तैयार करेंगे और बैठक करेंगे। किसान संघ के नेता और करनाल जिला प्रशासन शनिवार को एक और दौर की बातचीत करेगा, जिसमें दोनों पक्षों को शुक्रवार को 4 घंटे की लंबी मैराथन बैठक के बाद मुद्दों के जल्द समाधान की उम्मीद है। 28 अगस्त को पुलिस लाठीचार्ज के खिलाफ किसानों ने मंगलवार को करनाल में जिला मुख्यालय के बाहर धरना शुरू कर दिया था। उनकी मुख्य मांग तत्कालीन एसडीएम आयुष सिन्हा को निलंबित करना है, जो कथित तौर पर पुलिसकर्मियों से यह कहते हुए सुने गए थे कि अगर वे सीमा पार करते हैं तो किसानों का सिर फोड़ दिया जाएगा। उन्होंने ये भी दावा किया था कि 28 अगस्त की हिंसा के बाद एक किसान की मौत हो गई। हालांकि प्रशासन ने इस आरोप को खारिज कर दिया। बीजेपी की एक बैठक स्थल की ओर मार्च करने की कोशिश के दौरान पुलिस के साथ झड़प में करीब 10 प्रदर्शनकारी घायल हो गए। करनाल के उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने बताया कि हमले में हमने 4 घंटे तक चर्चा की, कुछ सकारात्मक बातें सामने आई और शनिवार को एक और बैठक होगी। बताते चले कि हरियाणा के करनाल मिनी सचिवालय के बाहर किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन ने इंटरनेट सेवा बंद कर दी। 4 दिन बाद शुक्रवार को इंटरनेट सेवा पर प्रतिबंध हटा दिया गया। यहाँ इंटरनेट सेवा एक बार फिर चालू हो गई। इंटरनेट बंद होने से यहाँ स्थानीय निवासी दुकानदारों, व्यापारियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वरना कोई मैसेज भेज पा रहे थे, ना कोई मैसेज मिल पा रहा है और ना पैसों का लेन देन हो पा रहा। तेलंगाना एक्सप्रेस उस वक्त वहां पर हड़कंप मच गया जब ट्रेन के जनरल कोच में हथियारों से भरे 2 बैग मिले। आरपीएफ को जनरल कोच में 2 बैग में 5 बंदूकें मिली। इसके अलावा बैग में 23 कारतूस भी बरामद किए गए। इसमें 2 लोगों के लाइसेंस भी थे। जीआरपी ने मामले में केस दर्ज कर लिया है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। ट्रेन में लावारिस बैग की सूचना मिली थी, जिसके बाद बैग की जांच की गई। यह घटना देर रात करीब 1:30 बजे की है। तेलंगाना एक्सप्रेस जम्मू की ओर जा रही थी। लावारिस बैग की जांच करने पर उसमें से हथियार बरामद किए गए। लावारिस बैग को सतर्कतापूर्वक प्लेटफॉर्म पर उतारा गया। चेक करने पर बैग में 5 SBBL गन और 23 कारतूस मिले। इसके अलावा सिक्योरिटी कंपनी के कार्ड तथा मोहम्मद रफीक व वाजिद नाम के 2 शस्त्र लाइसेंस और मोबाइल भी बरामद किए गए। बड़ी संख्या में हथियार मिलने से हड़कंप मच गया। जीआरपी के एसपी मोहम्मद इमरान ने बताया कि आरपीएफ की तरफ से जीआरपी को सूचना दी गई थी। मोहम्मद रफीक व माजिद व अन्य अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया गया। मामले की जांच की जा रही। तो
तो भारतीय रेलवे ने मुंबई अहमदाबाद रूट पर प्रस्तावित बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के काम में तेजी को लेकर कमर कस ली है। रेलवे ने इस 508 किलोमीटर लंबे रूट पर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर पुलों के निर्माण के लिए विशेष तौर से तैयार कर एक विशालकाय मशीन को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट के तहत ये विशालकाय मशीन रेल कॉरिडोर पर तेजी से पुलों के निर्माण में काम आएगी। ये मशीन फुल स्पैन लॉन्चिंग मेथोडोलॉजी पर काम करती है, जो कि अन्य तकनीकों के मुकाबले कहीं ज्यादा तेज है। यही वजह है कि इस तकनीक का इस्तेमाल आजकल दुनिया भर में किया जा रहा है। इसकी मदद से डबल ट्रैक पर पुलों के निर्माण के लिए गर्डरों को पूरा कर ही बारे में तैयार किया जाएगा, जिसके बाद इनको लॉन्च करने के काम में तेजी आएगी। इसके साथ हाई भारत और इटली, नॉर्वे, कोरिया और चीन जैसे उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जो इस तरह की मशीनों को डिजाइन और मैन्युफैक्चर कर रहा है। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर पर कुल लागत लगभग 1.08 लाख करोड़ आकी गई है, जिसके लिए जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी द्वारा फंडिंग की गई। साथ ही मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट के जरिए इस क्षेत्र में लगभग 90,000 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना, जिसमें तकनीकी तौर पर दक्ष, स्किल्ड और अनस्किल्ड 51,000 लोगों को यहाँ रोजगार मिलेगा। तो देश में सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटी होने के बावजूद राजस्थान के कॉलेज और यूनिवर्सिटी NIRF जो है रैंकिंग में फिसड्डी साबित हुई है। आपको बताते चले 89 यूनिवर्सिटीज हमारे राज्य में हैं, वहीं कॉलेजों के मामले में भी हम देश में चौथे स्थान पर हैं। इसके बावजूद पूरे राजस्थान से सिर्फ एक कॉलेज और 2 यूनिवर्सिटीज ने NIRF कैटेगरी रैंकिंग के टॉप 100 में जगह बनाई है। राजस्थान में रजिस्टर्ड लगभग 3,380 कॉलेज हैं। इनमें जयपुर के आपको बता चलिए SS जैन सुबोध PG कॉलेज को जगह मिली है, या कॉलेज कैटेगरी में 81वीं रैंक पर है। वहीं देश की सबसे ज़्यादा 89 यूनिवर्सिटीज़ राजस्थान में हैं, मगर इनमें से हर साल की तरह सिर्फ 2 यूनिवर्सिटी बिट्स, पिलानी और वनस्थली विद्यापीठ ही इस लिस्ट में जगह बना पाई हैं। कॉलेज कैटेगरी में बिट्स को 17वीं और वनस्थली को 35वीं रैंक मिली। राजस्थान की एक भी सरकारी यूनिवर्सिटी को इस लिस्ट में जगह नहीं मिल पाई। यहाँ तक कि एक भी गवर्नमेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटी या स्टेट यूनिवर्सिटी, एक भी सरकारी कॉलेज टॉप 100 की रैंकिंग में शामिल ही नहीं हो पाया। बात उत्तराखंड की करेंगे। उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में 20 नए कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। एक भी मरीज की मौत फिलहाल उत्तराखंड में नहीं हुई है, जबकि 28 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेज दिया गया। सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 319 हो गई, जबकि गुरुवार को प्रदेश में 331 सक्रिय मामले थे। प्रदेश में अब तक कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या जो है आपको बताते चले 34,03,187 हो गई है। इनमें से 32,09,415 लोग ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में कोरोना के चलते अब तक कुल 7,389 लोगों की जान जा चुकी है। राजस्थान माफ करेगा, आपको बताते चले स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार शुक्रवार को लगभग 19,063 सैंपलों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। जांच आपको बताते चले 5 जिलों पौड़ी, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, टिहरी और उधम सिंह नगर में एक भी संक्रमित मरीज नहीं मिला जब जांच की गई। अल्मोड़ा और चंपावत में 3-3, बागेश्वर, नैनीताल में 2-2, चमोली और हरिद्वार में 4-4 और देहरादून और उत्तरकाशी में 1-1 संक्रमित मरीज मिला।